जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर और ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम की री एग्ज़ाम की तैयारी में भी दोस्तों आप लगे हुए होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल 60,244 पदों की जो वैकेंसी थी, उस पर दोस्तों हमने आप लोगों के लिए के खाकी बैच स्टार्ट किया था, जिसमें से हम आप लोगों के लिए RWA की यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन बुक का पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आने वाले थे, जिसमें से दोस्तों लगभग हमारी दोस्तों 33 क्लासें हो चुकी हैं। जिसमें से दोस्तों एक हमने आप लोगों की मैराथन क्लास भी ली थी लगभग 2 घंटे की, जिसमें हम आप लोगों से भूगोल दोस्तों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी तक दोस्तों हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी को भी कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट कर लिया और हम दोस्तों आपकी ज्योग्राफी दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों आपकी कंप्लीट करवाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों एग्ज़ाम होने की वजह से दोस्तों हमने भी आपको ये बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करवा पाया था। लेकिन दोस्तों जब हमें ये स्वर्णिम अवसर मिला है यूपी पुलिस जो 60,244 पदों की जो वैकेंसी है थी, उसको दोस्तों एग्ज़ाम को आपका रद्द कर दिया गया था और इसके बाद आपको री एग्ज़ाम दोस्तों आपके योगी जी ने दोस्तों 6 महीने के अंदर के लिए बोला है। तो आपका दोस्तों ये कभी भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो हमें दोस्तों अपनी पढ़ाई को दोस्तों रोकना बिल्कुल भी नहीं है। हमें दोस्तों अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से करके बनाए रखनी है जिस तरीके से दोस्तों हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों हमने अपनी तैयारी को बेहतर बनाया था। उसी तरीके से दोस्तों हमें अपनी क्लास को कंटिन्यू बेहतर बनाना है और हम आप लोगों की ये बुक दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि बाद में दोस्तों ये ऐसी कंडीशन ना हो कि एग्ज़ाम आ गया पास में और हमने आपके दोस्तों ये बुक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करवा पाए। तो दोस्तों लेकिन अब हम आपको ये दोस्तों एग्ज़ाम से पहले दोस्तों आपकी ये सॉल्यूशन कंप्लीट करवा देंगे, ताकि दोस्तों आपको एग्ज़ाम में कोई भी दोस्तों परेशानी और दिक्कत ना हो। तो चलिएगा दोस्तों हम बिना बात किए दोस्तों सीधे बात करेंगे ओनली टॉपिक पर। सीधी बात हो दोस्तों अपनी टॉपिक पर होगी और टॉपिक दोस्तों आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हमने दोस्तों पिछली क्लास को स्टॉप किया था। तो चलिएगा दोस्तों एक बार सभी प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ जाएं और हाँ, जो लोग हमारे दोस्तों पुराने साथी हैं जो हमेशा दोस्तों हमारी वीडियोस को देखते हैं, क्लासों को देखते हैं, तो दोस्तों आप लोग उन तक मैसेज ज़रूर पहुंचा दीजिएगा कि दोस्तों जो क्लास आपकी रुकी हुई थी वो क्लास दोस्तों आपकी पुनः स्टार्ट कर दी गई है। तो एक बार आप शानदार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। और इस बुक का दोस्तों मैं आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वीडियोज़ भी मिल जाएगी और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके दोस्तों इस वीडियो की और आप इस बुक की दोस्तों कंप्लीट फ्री PDF दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वहीं पुनः वहीं से स्टार्ट हो रहा है। यहीं से दोस्तों हमने क्लास को स्टॉप किया था, जो हमारी मैराथन क्लास हुई थी यहीं से दोस्तों हमने क्लास को स्टॉप किया था भारत की मृदा से। तो चलिएगा दोस्तों यहीं से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है आप लोगों के लिए, मिट्टी के अध्ययन को हम मृदा विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सी परिभाषा है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि हम मृदा किसे कहते हैं। जिसमें दोस्तों हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसे हम दोस्तों मृदा कहते हैं। भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को दोस्तों 8 वर्गों में विभक्त किया है। या हम कह सकते हैं दोस्तों मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो आपका दोस्तों आंसर देना मिट्टी 8 प्रकार की होती है। आपको बता दें दोस्तों भूगोल से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं और आपने जो एग्ज़ाम दिया है 17 और 18 फरवरी की शिफ्ट में, फर्स्ट सेकंड जो भी आपका शिफ्ट हो उसमें, तो आप लोगों ने जीके और जीएस का स्तर तो आपने देख ही लिया हो गया। उसी स्तर पर दोस्तों आपके इस बुक में भी दोस्तों क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों कौन कौन सी मृदा है जिनकी वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों पहली है दोस्तों आपकी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सुना होगा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। दोस्तों यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आपको दोस्तों सिंपल सा आंसर दे देना है जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों काली मिट्टी, और आपको बता दें कि काली मिट्टी को ही दोस्तों हम रेगुर मृदा मृदा या रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी से दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है। दोस्तों कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, तो दोस्तों कपास की खेती के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि काली मिट्टी या दोस्तों रेगुर मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। कपास की खेती के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, दोस्तों काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों लाल मृदा। पहली है दोस्तों जलोढ़ मृदा जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है, दूसरी है दोस्तों काली मिट्टी, तीसरी हमारी लाल मिट्टी, चौथी है दोस्तों लैटेराइट, पांचवा है दोस्तों शुष्क मृदा, छठवां है दोस्तों लवड़ी मृदा और सातवां है दोस्तों हमारी पीट मृदा और आठवां है दोस्तों हमारी वन मृदा। कौन सी है दोस्तों, वन मृदा।
तो ये दोस्तों हमारी 8 प्रकार के दोस्तों मृदा को दोस्तों विभक्त किया गया है: जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, शुष्क, लवणी, पीट और वन मृदा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जलोढ़ मृदा भारत के कितने प्रतिशत भागों में पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में बन सकता है कि जलोढ़ मृदा भारत के कितने प्रतिशत भागों में पाई जाती है। तो आपको आंसर देना है दोस्तों 22% भागों में यह मृदा पाई जाती है। और इसमें दोस्तों पोटाश की दोस्तों बहुलता होती है, या हम कह सकते हैं इस मृदा में, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की दोस्तों मात्रा सर्वाधिक होती है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे खेती बाड़ी होती है उसमें दोस्तों हम पोटाश वगैरह डालते हैं ना। तो जब हम पोटाश वगैरह डालते हैं तो किस लिए डालते हैं, ताकि दोस्तों मिट्टी जो है वो कैसी हो सके, और भी अच्छी उपजाऊ मिट्टी हो सके। जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो फसल भी दोस्तों अच्छी तरीके से होगी। तो जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों अधिकतम मात्रा में पोटाश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मालवा पठार में कौन सी मृदा की अधिकता होती है। जो दोस्तों आपका मालवा का पठार है वहाँ की मिट्टी कैसी है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों काली मिट्टी या काली मृदा। कौन सी मृदा है दोस्तों, काली मृदा। तो जो मालवा का पठार है वहाँ पर दोस्तों आपकी अधिकतम काली मिट्टी पाई जाती है। अगला आता है दोस्तों कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर तथा नई जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं। दोस्तों बांगर और खादर, काफ़ी लोगों को दोस्तों समझ में ये पॉइंट समझ लेना है कि बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बांगर मिट्टी होती है, खादर मिट्टी होती है। तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में दोस्तों अंतर क्या होता है ये आपको बताना है। दोस्तों जो मिट्टी देखिए जलोढ़ होती है, ठीक है, चाहे आपकी वो बांगर मृदा हो या आपकी खादर मृदा हो, वो दोनों आपकी जलोढ़ के ही अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी, जो सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी, उसको हम बोलते हैं बांगर। नहीं कह देते भैया ये बंगर खेत हैं, बांगर हैं खेत। तो ये दोस्तों कैसी होती है, वहाँ की पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको ही हम बांगर कहते हैं। और जहाँ पर दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पर बांगर, और जहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी होगी तो वहाँ पर दोस्तों खादर होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि काली मृदा कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। जो हमने अभी आपको बताया था कि जो काली मृदा है वो सर्वाधिक दोस्तों आपके कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कपास वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग दोस्तों लाल होता है। एग्जामिनर यदि आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि लाल मिट्टी का रंग जो है वो लाल क्यों होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है, लौह ऑक्साइड पाया जाता है। तो लौह ऑक्साइड की उसमें मात्रा अधिक होती है जिससे दोस्तों लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में बन सकता है कि बताइए कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आपको आंसर देना है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी है दोस्तों चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। जिस प्रकार दोस्तों कपास की खेती के लिए हमें काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक उसी प्रकार चाय की खेती के लिए दोस्तों लैटेराइट मिट्टी अधिकतम उपयोगी होती है। तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी दोस्तों अधिकतम किन भागों में पाए जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि केरल है, केरल में भी दोस्तों चाय की खेती होती है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। ये दोस्तों मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कि चाय के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त होती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक दोस्तों सर्वाधिक फैला हुआ है। तो दोस्तों लाल मृदा का जो विस्तार है वो आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक हुआ है। दोस्तों अभी मैं हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश गया था, तो वहाँ पर दोस्तों मैंने अधिकतम क्या दोस्तों लगभग कह सकते हैं कि 99.99% दोस्तों वहाँ की जो मृदा है दोस्तों वो पूरी लाल मिट्टी है। आप वहाँ पर आप देखो रेलवे ट्रैक के भी दोस्तों आसपास देखेंगे तो वहाँ की मृदा इतनी लाल है जैसे आपका दोस्तों आपके देसी ये बोल सकते हैं जो गांव देहात में दोस्तों जो नहीं अंगेरू लाते हैं, गेरू जिसको बोलते हैं, गेरू से दोस्तों अपने घर को नहीं लेपते हैं। आप सभी के यहाँ दोस्तों ये कंडीशन होगी कुछ लोगों के यहाँ। तो जो अपना घर का दोस्तों जो भी चबूतरा वगैरह होता है उसको दोस्तों गेरू से लीपते हैं,
ठीक है। तो जो गेरू जैसा कलर होता है ना, तो सेम दोस्तों आपका उसी कलर का दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दोस्तों यह मिट्टी दोस्तों पाई जाती है। मैंने दोस्तों रेलवे ट्रैक पर देखा था कि जो आसपास दोस्तों जो मिट्टी के इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, उस पर दोस्तों मृदा बिल्कुल गेरू की तरह बिल्कुल लाल है दोस्तों, वहाँ की यानी कि मिट्टी सर्वाधिक लाल है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल मृदा का विस्तार आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है। वहाँ की मिट्टी बहुत ही दोस्तों गेरू की तरह लाल है बिल्कुल। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं या कौन सी फसलें उगाई जानी चाहिए। तो दोस्तों हमारा सिंपल सा आंसर देना है आपको, दलहनी वाली फसलें, दाल वाली फसलें। हमें मृदा की दोस्तों उर्वरता को यदि बढ़ाना है तो हमें इसमें दोस्तों दाल वाली फसलें उसमें उगाई जानी चाहिए, जैसे कि आपकी अरहर हुई, मूंग हुई, उड़द हुई। ठीक है, तो ये जितनी भी हमारी दाल वाली फसलें हैं ये हमको दोस्तों मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अवनलिका अपर्दन प्रक्रिया से चंबल घाटी का निर्माण हुआ है। दोस्तों चंबल घाटी का निर्माण किससे हुआ है, तो आपको बताना है अवनलिका अपर्दन प्रक्रिया से। भारत की दोस्तों मृदाओं में किसकी सर्वाधिक कमी पाई जाती है, तो दोस्तों वो है जस्ता। किसकी कमी पाई जाती है, जस्ता की कमी पाई जाती है। जो भी हम दोस्तों फसलों में खेतों में फसलें उगाते हैं तो दोस्तों हम बाहर से मार्केट से जिंक, जस्ता, फास्फोरस, पोटास, पोटेशियम, जो भी दोस्तों हमारे फसल को उपजाऊ बनाने के लिए जो भी दोस्तों आवश्यक पदार्थ होते हैं वो दोस्तों अपने खेतों में दवाई के रूप में डालते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जलोढ़ मृदा भारत के किन मैदानों में पाई जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि जलोढ़ मृदा भारत के किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आपको बताना है उत्तरी मैदानों में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में दोस्तों कैल्शियम की अधिकतम होती है। दोस्तों जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ की जो मिट्टी है उसमें दोस्तों कैल्शियम की दोस्तों मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों लाल और पीली मृदा। दोस्तों ये कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति मृदा होती है, अम्लीय मृदा होती है। मरुस्थलीय जो मृदा होती है उसमें दोस्तों नाइट्रोजन का अभाव मीन्स होता है दोस्तों कमी, उसमें दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होती है। जो भी हमारी मरुस्थलीय मृदा है रेगिस्तानी इलाके वाले, उसमें दोस्तों किसका अभाव होता है, नाइट्रोजन का अभाव होता है। उम्मीद है दोस्तों ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसको दोस्तों हमारे द्वारा कही गई बातें समझ में ना आ रही हूँ। मैं अपनी तरफ से दोस्तों पूरा 100% कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपको दोस्तों बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमको रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। यदि आप अच्छे से समझ गए हमारी बातों को दोस्तों बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये स्पेशल बुक आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए बनी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के इस चैप्टर में भूगोल वाले में, इसके बाद दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल में 2019, 18, 17 जो भी आपका एग्जाम हुआ है जेल वार्डन यूपी कांस्टेबल में, वो सारे क्वेश्चंस आपके इस बुक के में दिए गए हैं। उनके ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा वीडियो के लास्ट में, जब ये आपका चैप्टर फिनिश होगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों भारतीय कृषि एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। भारत में दोस्तों मौसम पर आधारित कुछ प्रमुख फसलें होती हैं और उनकी अवधि कब से कब समय कितने समय में बोई जाती हैं, और कौन कौन सी दोस्तों भारत की मौसम की फसलें हैं। जैसे आपने रबी की फसल पढ़ी होगी, खरीफ है, जायद है, कौन कौन सी रबी की फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं, खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन आती हैं, जायद फसल के अंतर्गत कौन सी आती है, वो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बस आप शुरू से लेकर कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरफ आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ लिखा है दोस्तों फसल, दूसरा लिखा है अवधि यानी कि समय, और मुख्य फसलें दी गई हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि रबी की फसलों के बारे में। रबी की यदि हम फसल की यदि बात करें तो दोस्तों रबी की जो फसलें होती हैं वो आपके शीतकालीन, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों सर्दियों के समय है दोस्तों आपकी इसकी बुआई होती है, वही अक्टूबर और नवंबर में। हालांकि दोस्तों ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, लेकिन मौसम आपका कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो आप सभी जानते हैं अक्टूबर और नवंबर का जो मौसम है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। या आप कॉमन सेंस से भी रबी की फसलें यदि आपसे पूछ दे, कोई मौखिक क्वेश्चन भी पूछ दे कि बताइए रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, तो आप बता सकते हो कि रबी की फसलें शीतकालीन के समय बोई जाती हैं, यानी लगभग सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं वही अक्टूबर और नवंबर में। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि रबी की जो फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि आपकी रबी की फसल होती है गेहूँ। गेहूँ आपके दोस्तों सर्दियों में ही बोई जाते हैं, वही अक्टूबर और नवंबर में बोई जाने लगते हैं, कुछ लोग दिसंबर में भी बोलते हैं। चना भी आपका उसी समय बोया जाता है, जौ भी बोई जाती है, मटर हुआ, सरसों है, मसूर, आलू, और भी दोस्तों विभिन्न फसलें हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे।
तो ये जितनी भी फसलें हैं ये सारी दोस्तों आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दोस्तों आपकी बोई जाती है। शीतकालीन फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। और इनकी कटाई दोस्तों मार्च और अप्रैल में होती है। जैसे कि अभी आपका क्या चल रहा है, फरवरी, यानी लगभग वह फरवरी खत्म है, तो मार्च यानी कि दोस्तों आपके मार्च से अप्रैल में दोस्तों ये फसलें कटने लगेंगी। जैसे कि आपका मार्च में दोस्तों आपका बात करें सरसों कटने लगती है, और अप्रैल में लगभग आपके दोस्तों गेहूं भी कटने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब समय आ रहा है कि रबी की फसलें दोस्तों कटाई के और हम दोस्तों बढ़ने वाले हैं। मार्च और अप्रैल में दोस्तों रबी की फसलें दोस्तों कटने लगेंगी। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों जायद की फसलें। जायद की फसलें की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये जायद की जो फसलें होती है ये दोस्तों आप किस की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के अंतर्गत आती हैं। कैसे दोस्तों, जायद की फसलें सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि आपका तरबूजा हुआ, खरबूज हुआ, ककड़ी, खीरा और भिंडी, ये जितने भी आपके हैं ये सभी जायद की फसलें हैं। ये दोस्तों आपके जैसे ही मार्च और अप्रैल का जैसे ही शीतकालीन जो स्तर है आपका दोस्तों ये खत्म होकर ग्रीष्मकालीन आ जाएगा, यानी कि आपकी सुबह हल्की सी सर्दी और शाम को हल्की सी सर्दी और बीच में पूरे दिन दोस्तों भीषण गर्मी पड़ती है। तो वो आपका दोस्तों जायद की फसलें आपकी मार्च और अप्रैल में, जिस वक्त हम दोस्तों अपने गेहूं को काट रहे होंगे उसके बाद दोस्तों उसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और भिंडी दोस्तों आदि की खेती कर सकते हैं। और जब इसकी खेती करते हैं तो दोस्तों हमारी जो कटाई है वो आपके जून से जुलाई के महीने में आपकी एक कटाई पूरी तरीके से दोस्तों हो जाती है। अगला आता है दोस्तों खरीफ की फसलें। तो सभी लोग जानते हैं कि धान को हमेशा याद रखिएगा कि धान जो है आपका कैसा है, खरीफ है, चावल क्या है, खरीफ है। तो दोस्तों धान की फसलें हमेशा आपके ग्रीष्मकालीन की ऋतु के अंतर्गत आती हैं। ये आपकी ग्रीष्मकालीन यानी ऋतु कब आती है, देखिए मार्च अप्रैल आपके लगभग हम कह सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने दोस्तों आपको शीतकालीन में लेना है। ठीक है, मार्च और अप्रैल ये आपको शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों में लेना है। अब आपके बाद आता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपको पूरा ग्रीष्मकालीन में लेना है। ठीक है, इसमें आपको समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों खरीफ की फसलें आपकी ग्रीष्मकालीन में आ जाती हैं, जून जुलाई के अंतर्गत बोई जाती हैं। जैसे चावल, धान वगैरह हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का है, तिल है, मूंगफली है, उड़द है, कपास है, सोयाबीन हुआ और रागी, ये सभी आपके दोस्तों ग्रीष्मकालीन खरीफ की फसलें हैं जो कि जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर से नवंबर में दोस्तों इनको फसल पकने पर इन्हें दोस्तों कटाई कर दी जाती है। यहाँ तक की दोस्तों बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, अब यहाँ से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन बनना ही बनना है 110%, और आपके एग्जाम में बना भी है। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। दोस्तों महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि कौन सी क्रांति आपके किस क्षेत्र के लिए है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो दोस्तों वो आपका है खाद्यान्न उत्पादन से। हम कह सकते हैं खाद्यान्न यानी कि खाने वाले उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है, या आपके फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किसे कहते हैं, फल एवं सब्जी उत्पादन को। लाल क्रांति किसे बोलते हैं दोस्तों, मांस हुआ और टमाटर। टमाटर कैसा होता है, लाल होता है, मांस कैसा होता है, लाल होता है, इसको हम बोलते हैं लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति आपकी दोस्तों झींगा मछली होती है, और एक हुआ प्याज, ये आपका हल्का पिंक कलर का होता है, तो इसको हम दोस्तों गुलाबी क्रांति बोलते हैं। सभी क्रांतियां आपको दोस्तों वीडियो में ही याद हो जाएंगी, बस आपको कंसंट्रेट होकर बातों को सुनना है। इंद्रधनुषी क्रांति, ये आपकी आती है कृषि के संबंधी समग्र क्रांति, यानी जितनी भी दोस्तों क्रांतियां हैं उनमें सभी में समग्र क्रांति आपकी इंद्रधनुषी क्रांति हो जाती है। इसको याद करने का एक सिंपल सा आपको ट्रिक बताता हूँ, छोटा सा, आप समझ लीजिए बस कि इंद्रधनुष में दोस्तों कितने रंग होते हैं। आप सभी को पता है कि 7 रंग होते हैं। बिबग्योर से हम इसको याद रखते हैं, 10th की क्लास में आपने पढ़ाई होगा बिबग्योर के बारे में। तो दोस्तों इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7, तो यानी 7 रंगों से मिलकर एक इंद्रधनुष बनता है। उसी प्रकार दोस्तों कृषि की सभी क्रांतियों से मिलकर दोस्तों कौन सी क्रांति बनती है, इंद्रधनुषी क्रांति बनती है। आप इससे याद रख सकते हो। रजत क्रांति जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अंडा उत्पादन को। पीली क्रांति हम बोलते हैं दोस्तों तिली के उत्पादन को या तिलहन उत्पादन को, जिनमें दोस्तों तेल निकलता है उसको तिलहन वाले उत्पादन होते हैं, उनको हम पीली क्रांति बोलते हैं। भूरी क्रांति दोस्तों हम बोलते हैं उर्वरक उत्पादन को। श्वेत क्रांति दोस्तों हम दूध उत्पादन को बोलते हैं। काली क्रांति दोस्तों हम खनिज तेल में आत्मनिर्भरता के लिए काली क्रांति, और सदाबहार क्रांति होती है दोस्तों धारणीय कृषि विकास सदाबहार क्रांति। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में कृषि उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों की सूची। दोस्तों आप सभी जानते हो कि हमेशा यहाँ से भी कभी कभी एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस को पूछ लेता है कि बताइएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है गेहूँ,
यहाँ पे हमसे सिर्फ पूछा जाएगा दोस्तों गेहूं के बारे में कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, कौन सा द्वितीय है, कौन सा तृतीय है। और हमेशा दोस्तों एग्जामिनर में लगभग आपका प्रथम, द्वितीय और तृतीय ही पूछा जाता है। मैक्सिमम आपका प्रथम और उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको केवल ये 3 बातें याद रखनी है, कौन सा प्रथम है, कौन सा दूसरा है और कौन सा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। सबसे पहला बात करते हैं दोस्तों हम गेहूं उत्पादन की, कि गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो आपको बताना दोस्तों उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य है। दूसरा कौन पर है दोस्तों, दूसरा आता है मध्य प्रदेश और तीसरा आता है दोस्तों पंजाब। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। तो आपके यूपी जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य दोस्तों प्रथम स्थान पर है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरा स्थान पूछे तो आपको बताना है मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान यदि आपसे पूछता है तो आपको बताना है पंजाब। क्लियर, यहां तक की बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चावल उत्पादन में, कि चावल के उत्पादन में दोस्तों कौन सा राज्य दोस्तों सर्वाधिक प्रथम है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। तो प्रथम दोस्तों चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश ही है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा दोस्तों उड़ीसा है। तो याद रखिएगा प्रथम स्थान चावल उत्पादन में किसका है, उत्तर प्रदेश का। तो हम कह सकते हैं कि चावल और गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो आपको आंसर देना है उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश है, तीसरा पंजाब है। उसी प्रकार चावल उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है, दूसरा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा आपका उड़ीसा है। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला आता है दोस्तों आपका मक्का का उत्पादन। मक्के के उत्पादन में दोस्तों कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, कौन सा दोस्तों दूसरा है, कौन सा तीसरा है। प्रथम स्थान है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मक्का उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान पर है। फिर आता है तो आपका दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों मक्का उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त करता है, प्रथम स्थान आपका मध्य प्रदेश का। दाल की यदि हम बात करें दोस्तों, सर्वाधिक दालें दोस्तों आपका कौन सा राज्य दोस्तों सर्वाधिक प्रथम स्थान पर है, तो वो आपका मध्य प्रदेश, जो कि दाल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान में दोस्तों आपका राजस्थान आ जाता है, तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। सोयाबीन के उत्पादन में दोस्तों कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है सोयाबीन उत्पादन में, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान दोस्तों राजस्थान का है। नारियल उत्पादन की यदि हम बात करें तो दोस्तों दक्षिण भारत में सर्वाधिक नारियल होता है, जो कि दक्षिण भारत का प्रथम राज्य केरल आता है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में नारियल की खेती होती है, नारियल पैदावार होता है, उत्पादन होता है। दूसरा कर्नाटक है, तीसरा दोस्तों आपका तमिलनाडु है। काजू उत्पादन में दोस्तों प्रथम राज्य आपका महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर आपका उड़ीसा है। दोस्तों महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान दोस्तों आंध्र प्रदेश का है काजू उत्पादन में, तीसरा दोस्तों आपका उड़ीसा का है। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रथम स्थान है आलू उत्पादन में, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा दोस्तों बिहार है। 2-4 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको ये पूरे पॉइंट याद हो जाएंगे दोस्तों। सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश का आता है और दूसरा स्थान दोस्तों पश्चिम बंगाल का आता है, तीसरा स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश का आता है। दूसरा पश्चिम बंगाल है सब्जी उत्पादन में, प्रथम उत्तर प्रदेश है, तीसरा मध्य प्रदेश है। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों आम। आम उत्पादन में दोस्तों सभी को पता होगा कि आम के उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश ही दोस्तों सर्वप्रथम है, दूसरा आंध्र प्रदेश है और तीसरा दोस्तों बिहार है आम उत्पादन में। अगला आता है दोस्तों लीची उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो लीची उत्पादन में प्रथम स्थान दोस्तों बिहार का आता है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, तीसरा दोस्तों असम का आता है। सेब के उत्पादन की यदि हम बात करें तो सभी को पता है कि सर्वाधिक मात्रा में सेब का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों सेब का प्रथम स्थान है, सभी को पता है। अंगूर और प्याज, अंगूर और प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र दोस्तों प्रथम स्थान पर है। कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र जो है वो अंगूर की खेती के लिए और प्याज के उत्पादन के लिए दोस्तों सर्वाधिक शीर्ष स्थान पर है महाराष्ट्र। केला, पपीता, टमाटर ये आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। आप आंध्र प्रदेश में देखना सर्वाधिक मात्रा आपको केले के पेड़ और पपीता वगैरह आपको दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों पशुपालन एवं उनसे संबंधित तथ्य। मवेशियों की संख्या में 3 राज्य जो आपके शीर्ष पर आते हैं, प्रथम आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा आता है मध्य प्रदेश। ये है दोस्तों आपके मवेशियों की संख्या में।
अब आता है दोस्तों भैंसों की संख्या में, हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक किस राज्य में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में भैंसें हैं, तो वो आपका आता है पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका गुजरात है। मत्स्य उत्पादन यानी दोस्तों मछली उत्पादन, तो मछली उत्पादन आपको दोस्तों आंध्र प्रदेश में जाइए बहुत ज़्यादा आपको मछली उत्पादन मिलेगा। और उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर तीसरा आपका उड़ीसा। ये 3 वो राज्य हैं दोस्तों जहाँ पर दोस्तों मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला आता है ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन में दोस्तों राजस्थान सबसे प्रथम स्थान पर है, फिर आपका जम्मू कश्मीर है और उसके बाद दोस्तों तेलंगाना तृतीय स्थान पर आता है। अगला आता है दोस्तों दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन दोस्तों जहाँ पर दोस्तों भैंसें ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर दूध की मात्रा भी यानी दूध का उत्पादन भी दोस्तों ज़्यादा होगा। तो कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। दूसरा आपका राजस्थान आता है, तीसरा आपका मध्य प्रदेश आता है दुग्ध उत्पादन में। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आई, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों मांस उत्पादन। तो मांस उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान किसका है? तो मांस उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। दूसरा आता है महाराष्ट्र का और तीसरा आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। अगला आता है दोस्तों अंडा उत्पादन। तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो अंडे का उत्पादन होता है वो आपके आंध्र प्रदेश में होता है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु उत्पादन करता है, तीसरे स्थान पर दोस्तों तेलंगाना अंडे के उत्पादन करता है। भारत के प्रमुख दोस्तों कृषि बोर्ड संस्थान है कि कौन सा कृषि बोर्ड आपका उसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कोच्चि केरल में स्थित है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कोट्टायम केरल में स्थित है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसको लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। और आपको ऑप्शन में असम भी मिलेगा, लेकिन आपको असम नहीं करना है, आपको कोलकाता लगाना है। अगला है कॉफ़ी बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लीजिएगा, आपका बंगलौर कर्नाटक में, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चाय बोर्ड और कॉफ़ी, इस पर स्टार बना के लिख लीजिएगा दोस्तों आप लोग, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा कि चाय बोर्ड का मुख्यालय आपको कोलकाता बताना है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय आपको बेंगलुरु कर्नाटक बताना है। याद रख पाएंगे दोस्तों? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। अगला है दोस्तों तंबाकू बोर्ड, ये आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट आता है दोस्तों राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। तो सभी को पता होगा, कई बार एग्जाम में भी आया है, जो कि कटक उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपका मनीला है, फिलीपींस मनीला में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये आपके करनाल हरियाणा में स्थित है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। टिड्डी चेतावनी संस्थान, ये आपके जोधपुर राजस्थान में स्थित है। जूट कृषि अनुसंधान, ये आपके बैरकपुर में है। और गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर है। ये तो सभी को पता होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यदि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन यदि पूछ सकता है तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो आपको दोस्तों सिंपल सा आंसर दे देना है, गन्ना। मसालों का बगीचा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को पता होगा, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केसर की खेती की सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होता है? केसर कहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक मात्रा उत्पादन होता है? सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में। केसर कहाँ पर उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर में। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत में दोस्तों चीनी उत्पादन में क्रमशः दोस्तों प्रथम स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भारत में दोस्तों चीनी उत्पादन में क्रमशः प्रथम स्थान पर रखते हैं। ये दोस्तों चीनी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। अगला आता है दोस्तों कर्नाटक राज्य सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। दोस्तों सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों, वो है आपका कर्नाटक, जो कि सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। गुजरात राज्य भारत में कपास, नमक, मूंगफली उत्पादन में दोस्तों ये प्रथम स्थान पर रहते हैं।
दोस्तों गुजरात जो है दोस्तों आपका कपास हुआ, नमक हुआ, मूंगफली है, इनके उत्पादन में दोस्तों ये प्रथम स्थान पर रहते हैं। लेग हॉर्न विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि बताइए सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है लेग हॉर्न हैन। तो लेग हॉर्न हैन जो है दोस्तों सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की एक नस्ल है। मवेशियों की संख्या घनत्व दोस्तों किस राज्य में सबसे अधिक है? जहां पर दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में मवेशी दोस्तों निवास करते हैं। तो दोस्तों मवेशियों की संख्या का जो घनत्व है वो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में बिहार राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सभी पर दोस्त, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में यदि हरित क्रांति का जनक पूछे तो आपको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन बताना है। यदि श्वेत क्रांति के जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बताना है। अगला क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल में एग्जाम में नेक्स्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको आंसर देना है मथुरा में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में स्थित है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में खनिज संसाधन धारवाड़ तंत्र भारत का सबसे खनिज युक्त शैल तंत्र है। धारवाड़ तंत्र जो है दोस्तों ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र है। यहाँ से अगला पॉइंट स्टार्ट होता है दोस्तों कि भारत के दक्षिण पूर्व भाग में खनिज संसाधनों की दोस्तों बहुलता है। कुद्रेमुख लोहा खनिज परियोजना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कुद्रेमुख लोहा खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वेलाडीला में उत्तम किस्म के लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। किस पर दोस्तों? वेलाडीला में। वेलाडीला में दोस्तों उत्तम किस्म के लौह के अयस्क दोस्तों हमें प्राप्त होते हैं। तांबा का सबसे अधिक भंडार दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जहां पर दोस्तों तांबा जो है ना वो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में वहां पर इसका भंडारण है, तो वो है दोस्तों आपका राजस्थान। तथा सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों आपके मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका उत्पादन होता है। भारत में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क दोस्तों बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों यह भारत में मैग्नीज उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत में टीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वह राज्य है जो दोस्तों टीन का उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में करता है और अपना स्थान प्रथम बनाए रखे है। भारत में खनिज तेल के भंडार अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला का भंडार सर्वाधिक है। दोस्तों झरिया कोयला क्षेत्र में दोस्तों कोयले का भंडार सर्वाधिक है। जादूगोड़ा भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है। जादूगोड़ा, तो दोस्तों भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कौन सी है? तो आपको बताना है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है दोस्तों वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है। भारत में सर्वप्रथम डिगबोई, डिगबोई आपका कहाँ पड़ता है? असम में खनिज तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन कहाँ हुआ था? वो आपका डिगबोई असम में हुआ था। यह आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हजारीबाग झारखंड में विश्व का सर्वोत्तम किस्म का वृक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक किस्म का वृक्ष प्राप्त होता है तो वो आपका दोस्तों झारखंड हजारीबाग में दोस्तों विश्व का सर्वोत्तम किस्म का वृक्ष हमें प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कि देश की कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी लगभग कितने परसेंट है? तो आपको बताना दोस्तों 40% है। कितना दोस्तों? लगभग 40% है। नेक्स्ट चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि बातें समझ में आ रही हो, पॉइंट आपको एक एक पॉइंट को दोस्तों मैं आपको गहराई से दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है दोस्तों आपको पॉइंट समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हो, पहली बार यदि आप हमारी क्लास को देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।
आपको दोस्तों हमेशा दोस्तों हेल्पफुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती हैं। आपको पीडीएफ दोस्तों मैं फ्री प्रोवाइड करवाता हूँ। आपका अभी तक ऐसा कोई भी यूट्यूब पर चैनल नहीं है जो आपको फ्री पीडीएफ या ई बुक आपको फ्री में प्रोवाइड कराएं, लेकिन मैं आपको दोस्तों फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऑल पब्लिकेशन, जिस भी आपको पब्लिकेशन की फ्री पीडीएफ चाहिए तो बस आपको हमें बस एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक केवल मैसेज या आपको कमेंट में दोस्तों एक मैसेज छोड़ देना है। आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यदि वो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है तब। ठीक है दोस्तों, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का डोगाना खान, एक दोस्तों डेगाना खान है राजस्थान की, जो कि टंगस्टन उत्पादन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विंध्य शैलों में चूना पत्थर के दोस्तों हमें सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे करेगा एग्जामिनर, सुनिएगा कि चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडारण पाए जाते हैं, तो आपको बताना है विंध्य शैलों में। भारत में दोस्तों अंकलेश्वर पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है किसे? अंकलेश्वर को। अगला आता है दोस्तों लिग्नाइट कोयला, और आपने सुना होगा दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला। आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे उच्चतम यानी उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला आपका सबसे उच्चतम बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। जो सबसे घटिया कोयला होता है वो होता है आपका लिग्नाइट। जो लिग्नाइट कोयला होता है उसी को हम दोस्तों भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जामिनर आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि बताइए कि भूरा कोयला के नाम से किससे जाना जाता है, तो आपको आंसर देना है लिग्नाइट कोयले को। कर्नाटक का बाबा बूदान पहाड़ियाँ, ये आपकी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बाबा बूदान की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपको आंसर देना है मेरे प्यारे भाई, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला आता है दोस्तों ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1956 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है। सोने की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य सभी को पता होगा कर्नाटक है दोस्तों, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में सोने का उत्पादन होता है। और इस राज्य की जो कोलार स्वर्ण की खान है वहां दोस्तों सोने की खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोलार खान जो है वो सोने की खान के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है कर्नाटक में। अगला पॉइंट है दोस्तों, चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कोलार स्वर्ण खान है वो विश्व प्रसिद्ध है सोने की खान, जो कि आपके कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि भारत के विभिन्न राज्यों का खनिज संसाधनों के भंडार एवं उत्पादन में उनकी क्या स्थिति है। दोस्तों यदि हम बात करें दोस्तों बॉक्साइट के संचित भंडार में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो दोस्तों बॉक्साइट के संचित भंडार में दोस्तों आपका जो उड़ीसा है दोस्तों, ये आपका दोस्तों प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान पर आता है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश है, और तीसरे पे आता है दोस्तों आपका गुजरात, जो कि बॉक्साइट उत्पादन या बॉक्साइट के भंडारण में दोस्तों आपका तीसरे स्थान पर है गुजरात। प्रथम स्थान उड़ीसा है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा आपका गुजरात है। यह आपका बॉक्साइट के संचित भंडार थे। लेकिन बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो कौन करता है दोस्तों, तो उत्पादन करता है आपका प्रथम स्थान पर उड़ीसा, दूसरा झारखंड है, और तीसरा आपका गुजरात है। आपको दोस्तों संचित भंडार और दोस्तों उनका उत्पादन के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कोयला का जो दोस्तों संचित भंडारण है वो कौन करता है, तो संचित भंडारण में दोस्तों प्रथम स्थान झारखंड का आता है, दूसरा उड़ीसा का, और तीसरा आपका छत्तीसगढ़ का आता है। अगला पॉइंट, अगला है दोस्तों कि कोयला उत्पादन में दोस्तों कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़। दूसरा स्थान उड़ीसा का है, और तीसरा आता है दोस्तों आपका झारखंड का। तांबा अयस्क का संचित भंडारण में दोस्तों प्रथम स्थान है दोस्तों राजस्थान का, दूसरा स्थान है संचित भंडारण में झारखंड का, और तीसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का तांबा अयस्क के संचित भंडारण के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों तांबा अयस्क के उत्पादन के लिए। तांबा अयस्क में दोस्तों उत्पादन के लिए दोस्तों प्रथम स्थान आता है मध्य प्रदेश का, दूसरा आता है राजस्थान का, और तीसरा आता है आपका झारखंड का। हीरा के उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान पर आता है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर आता है आपका छत्तीसगढ़। स्वर्ण उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान अभी हम आपको बता के आए थे कि कोलार की खान है जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो सोने के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, कर्नाटक है। दूसरा आपका राजस्थान आता है, तीसरा आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश आता है। लौह अयस्क में संचित भंडार में दोस्तों प्रथम स्थान आपका कर्नाटक का आता है, दूसरा उड़ीसा का है, तीसरा आपका झारखंड का है। लौह अयस्क उत्पादन में यदि हम प्रथम स्थान बात करें तो उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, और तीसरा आपका
कर्नाटक है। क्लियर। चलिए अगला आता है दोस्तों, अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो वो आपका प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश है, दूसरा आपका राजस्थान है। आंध्र प्रदेश प्रथम है और राजस्थान आपका द्वितीय स्थान है अभ्रक उत्पादन में। चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान दोस्तों आपका राजस्थान आता है, सोने के उत्पादन में आपका कर्नाटक आता है। तो चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान है आपका राजस्थान, दूसरा स्थान आता है कर्नाटक का। कच्चे तेल के उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान है आपका राजस्थान और द्वितीय स्थान गुजरात का, तीसरा स्थान दोस्तों असम का है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान असम का है, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में द्वितीय स्थान त्रिपुरा का है और तृतीय स्थान राजस्थान का है। आइए बात करते हैं भारत के ऊर्जा क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों भारत में दोस्तों विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है आपका दोस्तों कोयला। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? वो होता है आपका कोयला। तमिलनाडु का पवन ऊर्जा के उत्पादन में दोस्तों कौन सा स्थान है? तमिलनाडु का पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है दोस्तों प्रथम स्थान है। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत में उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का कितना भाग जल विद्युत में उत्पन्न किया जाता है? तो आपको बताना है 1/4। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुंबई हाई से किया जाता है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकतम भारत में अधिकांश जो गैस का उत्पादन है वो दोस्तों आपके मुंबई हाई से किया जाता है। खंभात की खाड़ी में दोस्तों ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। किस खाड़ी में ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? तो आपको बताना दोस्तों खंभात की खाड़ी में। किसमें? खंभात की खाड़ी में। भारत का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थापित किया जा रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना आपको, राजस्थान में। प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान में। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थापित किया गया है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थापित किया गया है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का 2.1% हिस्सेदारी है। कितना है दोस्तों? 2.21% हिस्सेदारी है। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहां पर हुई? तो भारत में सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति दार्जिलिंग में हुई। और भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं माकोम, जो कि आपके असम में निर्मित किया गया या असम में बनाया गया। भूटान ने भारत की सहायता से संकोस, मेगादेचू, चुक्खा एवं ताल जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की हैं। अगला है दोस्तों, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट दोस्तों हमारा आता है भारत के उद्योग। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के उद्योग के बारे में। चलिए पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि लोहा एवं इस्पात उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योग के लिए छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र एल्यूमिनियम के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत में ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। रूस के सहयोग से भिलाई तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन आपके दोस्तों यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर में। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि भारत ने किसके सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की? भारत ने किसके सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की? तो आपका एग्जाम में ऑप्शन था ब्रिटेन। तो किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। याद रखेंगे दोस्तों कि ब्रिटेन के सहयोग से हमने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हमने किसके सहयोग से की थी? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। यह हमने रूस के सहयोग से दोस्तों इसकी स्थापना की थी। और जर्मनी के सहयोग से हमने राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई? जर्मनी के। तो याद रखेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा आप सभी के लिए कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से और भिलाई आपका रूस के सहयोग से। सूती वस्त्र उद्योग भारत के सबसे दोस्तों ये प्राचीनतम उद्योग हैं। सूती वस्त्र उद्योग ये भारत के सबसे प्राचीनतम उद्योग हैं। पणजी, गोवा की राजधानी पणजी
में रबर उद्योग स्थापित है? कहाँ पर? पणजी में रबर उद्योग स्थापित है। अगला क्वेश्चन आता है और हमारे प्यारे दोस्त, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी जो कि आपके झारखंड में स्थापित है। कागज उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कागज उद्योग जो होता है ये पानी के उत्पादन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जामनगर आपका गुजरात में पड़ता है जो कि पेट्रो रासायनिक उत्पादन का एक सबसे बड़ा केंद्र है। भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है कि बताइए कि भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना कब और कहां पर स्थापित किया गया। तो आपको बताना 1904 को चेन्नई में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। दोस्तों भारत में जितने भी सर्वाधिक लोग हैं वो दोस्तों कपड़े के उद्योग में कार्यरत हैं। भारत में रेशम का सर्वाधिक स्थानीयकरण कहाँ पर हुआ है? यह क्वेश्चन शानदार है जो कि आपको बताना है कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? कर्नाटक में हुआ है। भारत में प्रथम सुपर फॉस्फेट उर्वरक कारखाना वर्ष 1906 ईस्वी में रानीपेट में स्थापित किया गया। नेपानगर आप सभी लोग जानते हैं कागजी अखबार के लिए सब सर्वाधिक फेमस है नेपानगर कागज के लिए। भारत का प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो वो आपका सूती वस्त्रों का कारखाना मुंबई में स्थापित हुआ है। वाराणसी एवं पेरम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। सभी लोग आप जानते होंगे रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी और पेरम्बूर में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुंबई देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र है। सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि मुंबई में सूती कपड़े का कारखाना स्थापित किया गया है। तो मुंबई देश सबका सबसे बड़ा उच्च सूती वस्त्र केंद्र, इसलिए इसे भारत का दोस्तों मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर मुंबई को। कानपुर को दोस्तों क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का। और कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये याद रखिएगा, मैनचेस्टर वाले क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि कानपुर का उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। भारत में दोस्तों कानपुर है जो आपका चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चर्म उद्योग इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? तो वो आपका कानपुर। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के पास रिसरा शहर में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। कहाँ पर दोस्तों? ढाका में है। अगला क्वेश्चन आता है, उद्योग और उससे प्रसिद्ध शहर। जैसे कि चर्म उद्योग की यदि हम बात करें तो चर्म उद्योग और पत्थर का काम और दरियाँ ये आपके आगरा उत्तर प्रदेश में। सूती कपड़ा उद्योग और रसायन उद्योग ये आपके अहमदाबाद गुजरात में। उर्वरक उद्योग आंवला उत्तर प्रदेश में। रेशम उद्योग आपका मैसूर कर्नाटक में। परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा उत्तर प्रदेश में। पीतल के बर्तन या पीतल नगरी हम किसे कहते हैं? मुरादाबाद को कहते हैं। अखबारी कागज हमने अभी आपको बताया कि नेपानगर है। इस्पात उद्योग भिलाई हुआ, राउरकेला हुआ, बोकारो हुआ, दुर्गापुर हुआ, ये क्या है? इस्पात उद्योग हैं। जलपोत बनाने का कारखाना सभी लोग जानते हैं विशाखापट्टनम है। सीमेंट उद्योग चुर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपके यूपी कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। चुर्क उत्तर प्रदेश। तांबा उत्पादन में खेतड़ी राजस्थान है। ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब है। खनिज तेल उत्पादन में अंकलेश्वर गुजरात है। कांच उद्योग में सभी लोग जानते हैं कि फिरोजाबाद को कहा जाता है, सिकोहाबाद और उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कांच उद्योग। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आई तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, उद्योग पर आधारित प्रमुख शहरों के उपनाम, कि कौन से शहर का क्या उपनाम है। जैसे कि हम पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? सभी लोग जानते हैं अहमदाबाद को हम पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे? कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉयट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीथमपुरा मध्य प्रदेश। भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? पीथमपुरा। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली आपका दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली। भारत की इस्पात नगरी कौन सी है? तो आपको बताना है जमशेदपुर। भारत की इस्पात नगरी कौन सी है दोस्तों? जमशेदपुर। क्लियर? चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आई आप लोगों को। अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद शीश उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं।
यानी कि शीशे के उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया है। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब खोला गया? तो आपको बताना 1940 में। कहाँ पर खोला गया? तो बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम पर। रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना, सभी लोग जानते हैं कि रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा लघु उद्योग खांडसारी उद्योग है। उसके बाद हथकरघा का स्थान आता है। भारत का सबसे बड़ा लघु उद्योग खांडसारी उद्योग, उसके बाद हथकरघा का स्थान आता है। भारत के परिवहन क्षेत्र, सड़क परिवहन की यदि हम बात करें तो दोस्तों मध्यकाल में शेरशाह सूरी, आप लोगों ने ग्रांड ट्रक रोड के बारे में पढ़ा होगा, जीटी रोड ग्रांड ट्रक रोड का श्रेय किसको लिए जाता है? तो शेरशाह सूरी के लिए जाता है। तो शेरशाह सूरी और मुगल सम्राटों ने दोस्तों सड़क निर्माण करवाया। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासकों लॉर्ड डलहौजी द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया। भारत की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क वाला देश भारत है। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क वाला देश बन चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई। इस योजना के अंतरिम देश के चारों महानगरों जैसे आपके दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता, चेन्नई, इनको दोस्तों जोड़ा गया है। मार्च 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है और भारत में कुल 599 दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार NH-27EW पोरबंदर से सिलचर भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो NH1 और NH2 के सम्मिलित रूप को हम ग्रांड ट्रक रोड GT रोड कहते हैं। हमने अभी आपको बताया था ना GT रोड, तो शेरशाह सूरी का श्रेय जाता है। NH 327B 1.20 किलोमीटर भारत का एक सबसे छोटा राजमार्ग है। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पर सर्वाधिक सड़कें हैं तो वो है आपका महाराष्ट्र। और केरल में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है, यानी सर्वाधिक कमी है, तो वो आपका है केरल। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत करती है? तो वो BRO के अंतर्गत होता है। पूर्व पश्चिमी गलियारा तथा उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी पर काटते हैं। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे में किया गया, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A से अवस्थित है, 1A में अवस्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है रेल परिवहन। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में रेल परिवहन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों दिया जाता है। रेल व्यवस्था किसने लाई थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेल व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में पहले ट्रेन कब चली थी? 1853 में चली थी। आप तो पढ़ते ही आ रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शानदार इजी क्वेश्चन है, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। और भारत में रेल का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी 1825 ईस्वी में। ये दोस्तों विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी रही है। और 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे के एग्जाम के लिए, तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको आंसर देना 1905 में। और 1924 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग रखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किस कमेटी के तहत सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग रखा गया? तो वो है एक वर्थ कमेटी 1924 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपको बताना है 1950 में। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत हुई है। कब? 24 अक्टूबर 1984 को। वर्तमान में रेलवे के 17 मंडल हैं, लेकिन 18वें मंडल की घोषणा हो चुकी है, जिसकी शुरुआत दक्षिणी तटीय रेलवे के ग्रुप में होगी। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन है? तो वह आपका विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4227 किलोमीटर की दूरी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक पूरी करता है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। और वर्तमान में भारत की सबसे लंबी और तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन
वंदे भारत है। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी कि वर्तमान में भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी, तो वो आपकी वंदे भारत है। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों वायु परिवहन। हमने अभी तक दोस्तों रेल परिवहन के बारे में पढ़ा, सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा। अब हम दोस्तों जानेंगे दोस्तों वायु परिवहन के बारे में। दोस्तों भारत में पहली हवाई उड़ान कब हुई थी दोस्तों? 2011 में इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के बीच दोस्तों यह उड़ान पूरी हुई थी 2011 में, याद रखिएगा। भारत में की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची से चेन्नई के बीच हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा किसके बीच हुई थी? तो वो कराची से चेन्नई के बीच हुई है। 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1995 को। भारत का प्रथम ग्रीन फील्ड विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। दोस्तों भारत का प्रथम ग्रीन फील्ड विमानपत्तन कौन है? तो वो आपका है कोचीन विमानपत्तन। स्वतंत्रता के बाद बना भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह त्रिवेंद्रम है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ? तो 2010 में हुआ। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का जो विलय है वो दोस्तों 2010 में हुआ था। अब आता है दोस्तों जल परिवहन। जल परिवहन में यदि हम बात करें तो दोस्तों केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में हुई थी, जो कि कोलकाता में हुई थी। देश के जलमार्ग को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। आपका एक है आंतरिक जलमार्ग और दूसरा दोस्तों सामुद्रिक जलमार्ग। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो सर्वाधिक लंबा जो मार्ग है वो आपका है आंतरिक जलमार्ग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा आंतरिक जलमार्ग है, जो कि 22 अक्टूबर 1986 को हल्दिया से इलाहाबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 में घोषित किया गया। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है आपका विशाखापट्टनम, जो कि देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। गुजरात का स्थित कांडला एक ज्वारी बंदरगाह स्थित है। तो आपको पूछा जाता है कि बताइए कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है गुजरात में। ये आपके यूपीपी कांस्टेबल में क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है। भारत में दोस्तों कुल 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह अवस्थित हैं। मुंबई बंदरगाह को हम दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया को भी हम भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, जो कि आपके मुंबई में स्थित है। और मुंबई बंदरगाह को हम भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। हल्दिया बंदरगाह भारत समुद्रिक व्यापार का पूर्व द्वार कहलाता है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड ये आपके विशाखापट्टनम में स्थित है। यह भी आप क्वेश्चन से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि बताइएगा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको बताना है विशाखापट्टनम में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित कुछ विविध तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों भारत वन की स्थिति रिपोर्ट है, जो कि 2021 के अंतर्गत दी गई है। यह रिपोर्ट दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण से याद आया कि बताइए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों यह आपके देहरादून में स्थित है। तो यह रिपोर्ट दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सर्वप्रथम वन रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो दोस्तों सर्वप्रथम वन रिपोर्ट है वो आपके 1987 को जारी किया गया था। कब जारी किया गया दोस्तों? 1987 को यह सर्वप्रथम जारी किया गया। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के संपूर्ण भू क्षेत्र का दोस्तों 33% भाग दोस्तों वन क्षेत्र होना चाहिए। यानी कि भारत का 33% जो भाग है वो वन में आना चाहिए। यानी वनों का दोस्तों जो प्रतिशत भाग है वो 33% होना चाहिए। यदि हम बात करें दोस्तों सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र, जो कि दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, तो आप सभी को पता है कि वो आपका मध्य प्रदेश है, जहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और दूसरा आता है आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरा आता है आपका छत्तीसगढ़, जो कि दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्य जहाँ पर दोस्तों वन जो है कम है वो आपका पहला आता है हरियाणा, दूसरा पंजाब और तीसरा आता है गोवा। ये आपके दोस्तों न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले में पहला राज्य आता है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य की, किसकी प्रतिशत दर जो है दोस्तों वो सर्वाधिक है? तो वनावरण में दोस्तों सर्वाधिक जो प्रतिशत वाला राज्य है वो आपका मिजोरम है, जिसकी प्रतिशत है दोस्तों 84.53%। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश 79.33% और उसके बाद है मेघालय 76%। अगला पॉइंट आता है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य, जो सर्वाधिक वृद्धि कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो आपका है प्रथम स्थान पर तेलंगाना है।
जो कि 647 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है 632 वर्ग किलोमीटर, और उड़ीसा आपका 537 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? तो पहला राज्य आता है पश्चिम बंगाल, 2114 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आता है गुजरात, 1175 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है अंडमान निकोबार, 616 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में दोस्तों कुल वृक्षावरण देखा जाए तो वो दोस्तों आपका 95.748 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र दोस्तों 2.91% आता है। दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 2.91% आता है। अगला आता है दोस्तों कि पेंच टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी आ चुका है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी दोस्तों आप इससे पूछ लिया जाता है। तो पेंच जो आपका है ये महाराष्ट्र में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, और सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आपका केरल में स्थित है। बांदीपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको, बांदीपुर आपका सभी को पता होगा कर्नाटक में स्थित है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। अगला है वर्ष 2020 से 21 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। दोस्तों रामसर साइट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है दोस्तों रामसर आर्द्र भूमि है, जिसमें आता है आपका आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कांवरताल आर्द्र भूमि आपका बिहार से। लोनार झील सभी को पता है महाराष्ट्र में। सुर सरोवर एक पक्षी विहार भी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्योस्कर आर्द्र भूमि ये आपके लद्दाख में है। हैदरपुर आर्द्र भूमि आपके उत्तर प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में स्थित है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य आपका हरियाणा में है। वाधवाना वेटलैंड आपका गुजरात में है। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी गुजरात में स्थित है। अब पढ़ते हैं दोस्तों बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अंतर्गत भारत में दोस्तों बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2967 है बाघों की कुल संख्या। वर्ष 2014 से 2018 के मध्य बाघों की आबादी में दोस्तों 33% की वृद्धि हुई थी। कितनी? 33% की वृद्धि हुई है 2014 से 2018 के मध्य। बाघों की संख्या में जो अग्रणी राज्य हैं जहां पर दोस्तों बाघों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में है, तो वो आता है दोस्तों सर्वप्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, जहां पर दोस्तों 526 बाघों की संख्या है। फिर दूसरा आता है आपका कर्नाटक, जहां पर बाघों की संख्या 524 है। तीसरा है आपका उत्तराखंड, जहां पर 442 है। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां पर बाघों की संख्या 312 है। अगला आता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। आप सभी जानते हैं कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दोस्तों देश का सबसे ज़्यादा बाघ 231 हैं, और डाम्फा, बुक्सा और पलाम अभ्यारण्य में एक भी दोस्तों बाघ नहीं बचा है। और विश्व के कुल बाघ आबादी के 70% बाघों को भारत में दोस्तों निवास है। 70% है जो कि विश्व में कुल बाघों की जो आबादी है उसमें से दोस्तों 70% जो है वो भाग भारत में है, और लगभग 30% भाग दोस्तों विदेशों में है। अगला पॉइंट है दोस्तों उत्पाद संबंधी संबंधित राज्य। दोस्तों कि कौन सा उत्पादन में कौन सा राज्य दोस्तों जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कन्याकुमारी लौंग, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग के लिए तमिलनाडु को जाना जाता है। कालरुचि वुड कार्विंग के लिए तमिलनाडु है। कुमाऊं का चिउरा तेल, दोस्तों कुमाऊं आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट आपका रानीखेत वगैरह सारे उत्तराखंड में है, तो आप इससे याद रख सकते हो। मुनस्यारी राजमा ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। तांबा के उत्पादन के लिए उत्तराखंड आपका संबंध रखता है। रिंगल क्राफ्ट के लिए आपका उत्तराखंड हो जाएगा। भोटिया दन्नी के लिए उत्तराखंड है। चीनूर चावल के लिए मध्य प्रदेश। जुड़िया वाइन राइस के लिए असम। हाथी मिर्च के लिए, हाथी मिर्च कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे मणिपुर में। तोमेंग लौंग ऑरेंज ये भी आपका मणिपुर के लिए हो जाएगा। जलगांव केला ये भी आपका महाराष्ट्र के लिए हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज के लिए दोस्तों आपका महाराष्ट्र है। मिथिला मखाना बिहार में है। वाड़ा कोलम चावल ये आपका महाराष्ट्र में है। कुटियाट्टाराम केरल में। और महोबा का पान, तो महोबा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश महोबा का पान। अगला आता है दोस्तों रेलवे स्टेशनों के परिवर्तित नाम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनते हैं।
कि किस स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। दोस्तों अभी हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, रानी कमलापति स्टेशन। रानी कमलापति स्टेशन का पूर्ववर्ती नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। भोपाल मेट्रो रेल का नाम रखा गया है भोज मेट्रो। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है बनारस जंक्शन। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया अयोध्या कैंट स्टेशन। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता प्राप्त 14 टाइगर रिजर्व, जिसमें सब आपको बताना है कि औरंग टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है यह आपके असम में स्थित है। मानस तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, सभी को पता है असम में है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका दोस्तों असम में स्थित है। कान्हा मध्य प्रदेश में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पन्ना ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। सतपुरा ये आपका मध्य प्रदेश में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में है। जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है मानस, काजीरंगा, कान्हा, पन्ना और आपका अन्नामलाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने ही हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों मधुमलाई, ये भी आपका तमिलनाडु में। जितने भी मलाई वाले वर्ड हैं आपके सारे तमिलनाडु में स्थित हैं। पेंच ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन, अभी हम आपको बताए थे कि पेंच टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये भी हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये भी हमने आपको बताया था पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। परम्बिकुलम ये भी हम आपको बताए थे, बांदीपुर भी बताए थे कर्नाटक में है। परम्बिकुलम केरल में, ये भी आपके रिपीटेड हुए हैं। ये सारे टाइगर रिजर्व आपके स्थित हैं। अगला आता है भारत में सर्वाधिक बड़ा या भारत में सर्वाधिक लंबा या भारत का सर्वाधिक ऊंचा। दोस्तों यदि हम बात करें कि दोस्तों भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो वो आपका भूपेन हजारिका सेतु, जो कि आपके असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु असम में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी तो सभी को पता है गंगा नदी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति ये भी आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि 182 मीटर इनकी ऊंची प्रतिमा है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य ये भी सभी को पता है महाराष्ट्र स्थित है। महाराष्ट्र है जो कि सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो ये आपका आता है गुजरात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी सभी को पता है यमुना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी सभी लोगों को पता होगा गोदावरी है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, और गोविंद वल्लभ पंत के नाम से आए। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कौन है, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो आपको बताना है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है। भारत का सबसे बड़ा रेल मंडल पूछा जाए तो आपको उत्तरी रेलवे स्टेशन बताना है, उत्तरी रेलवे मंडल। सबसे बड़ा बैराज तो वो आपका फरक्का बैराज। सर्वाधिक सुरंगों से होकर गुजरने वाला रेल मार्ग है तो वो आपका है कालका शिमला रेल मार्ग, जो कि सर्वाधिक सुरंगों से होकर गुजरता है। सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वो आपकी हिमसागर एक्सप्रेस है। सबसे विशाल गर्त तो वो आपका लोनार झील है। सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है, और टिहरी बांध आपका दोस्तों भागीरथी नदी पर अवस्थित है। किस पर बना हुआ है, टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, भागीरथी नदी पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भागीरथी नदी पर यह टिहरी बांध आपका बना हुआ है। अगला है सर्वाधिक नगरों वाला राज्य। तो सर्वाधिक नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य मिजोरम है। न्यूनतम वनाच्छादित वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र दोस्तों मासिन राम या दोस्तों मानस राम है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो 2011 की जनगणना और 2011 की जनसंख्या ये तो आपको पढ़कर ही जाना है, यहाँ से मोस्टली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और जो कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक
लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो एक बार आप इनको सिर्फ पढ़ना है, आपको याद हो जाएंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य राजस्थान है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट मेघालय हो जाएगा। और इसके बाद यह न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड, और हॉर्नबिल उत्सव भी दोस्तों आपका नागालैंड में मनाया जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, अभी हम आपको बताए थे कि महाराष्ट्र है, रिपीटेड क्वेश्चन है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत देश आपका गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत देश आपका हिमाचल प्रदेश है। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख जनजातियां जो कि आपके किन क्षेत्रों में या किन राज्यों में पाई जाती हैं। पहली जनजाति दी गई दोस्तों सेंटलीज, ओंग और जारवा और रोमपेन, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जारवा। कई बार एग्जाम में पूछी गई और आपके यूपी कांस्टेबल में भी यह दोस्तों जनजाति का नाम पूछा गया है कि जारवा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती है। याद रखिएगा, जारवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुरुबा, कनिकरन, टोडा और कोटा, ये आपके दोस्तों तमिलनाडु की दोस्तों प्रमुख जनजातियां हैं जो कि तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगला है दोस्तों मलयन। मलयन एक जनजाति है, पुलमा है, कुरुमन है, उराली है और कादर है। ये आपकी दोस्तों केरल की प्रमुख जनजातियां हैं। कोया, कोंद, चेंचू, चेंचू बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। कुलिया है और गडावा है, ये तेलंगाना की प्रमुख जनजातियां हैं। चेंचू आपकी तेलंगाना की भी है और आंध्र प्रदेश की भी है। कोया आपकी दोस्तों तेलंगाना की भी है, आंध्र प्रदेश की भी है। गडावा तेलंगाना भी है, आपका आंध्र प्रदेश भी है। सवारा और येनाडी ये भी आपके आंध्र प्रदेश की हैं। पारधी, यारवा और नेकदा ये आपके दोस्तों कर्नाटक की प्रमुख जनजातियां हैं। लेप्चा एवं भूटिया, तो लेप्चा आपका सिक्किम का, ये इंपॉर्टेंट आपको लगा लेना है। लेप्चा एवं भूटिया, गारो, खासी, जयंतिया सभी को पता ही, आपकी पहाड़ियाँ भी हैं जो कि असम में स्थित हैं और मेघालय में भी स्थित हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया और कुकी मिकर ये दोनों आपकी बोडो असम में ही स्थित है, आपकी ये भी हो जाएगी। बोडो एक भाषा भी है। हंजोग और मीजो, तो मीजो आपकी एक जनजाति है, तो मीजो से हो जाएगा आपका मिजोरम, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। हंजोग और मिजोरम, मीजो ये जनजातियां जो कि मिजोरम में पाई जाती हैं। रियांग, त्रिपुरी और हलाम ये आपकी दोस्तों त्रिपुरा की दोस्तों प्रमुख जनजातियां हैं, तो त्रिपुरी से आप त्रिपुरा इसे याद रख सकते हो। संथाल मोस्ट इंपॉर्टेंट संथाल है, लेप्चा आपकी सिक्किम की भी है। भूमिज और लोधा ये आपके पश्चिम बंगाल की हैं। भील जनजाति, गोंड जनजाति, मूरिया, बैगा, कोल और कमार ये आपके दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुरिया, कवर, सहरिया, खोंड और गोंड और अबुझमारिया ये आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ की दोस्तों प्रमुख जनजातियां हैं। संथाल हम आपको बता चुके हैं। मुंडा, कोल, भुइया, असुरिया आपकी झारखंड की हैं। मुंडा, खरिया ये संथाल ये भी आपकी कोल है, ये आपकी झारखंड और उड़ीसा की हैं। थारू जनजाति दोस्तों आपकी उत्तराखंड की है। थारू, बुक्सा और भोटिया ये उत्तराखंड की हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। चांगपा, गद्दी, गुज्जर और बकरवाल ये आपकी जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजातियां हैं। गुज्जर, किन्नौर, गद्दी, भोट और जद ये प्रमुख जनजातियां आपकी हिमाचल प्रदेश की हैं। मीणा, भील, गरसिया, सहारिया, कोली ये राजस्थान की हैं। भील जनजाति आपके महाराष्ट्र की भी है। धनवार है, वर्ली है, गोंड है। भील आपके गुजरात की भी है। चारण है, कोली है। सांसी एक जनजाति जो कि पंजाब की है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सांसी। क्लियर? चलिए तो ये थे दोस्तों आपके भूगोल। आपकी यहाँ से दोस्तों आपका चाहे आधुनिक भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये दोस्तों हम आपका दोस्तों सब कुछ कंप्लीट करवा चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपका पॉइंट स्टार्ट होता है परीक्षापयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसमें दोस्तों आपके लगभग हम कह सकते हैं लगभग इसमें आपके दोस्तों जो टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो आपके दोस्तों 94 प्रश्न दोस्तों आपके इसमें दिए गए हैं। 94 प्रश्न है और वो 94 प्रश्न वही प्रश्न है जो कि आपके 2018, 19, 20 उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में दोस्तों आपके पूछे गए बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं। और आपके जो आने वाली जो परीक्षा है, आपकी जो री एग्ज़ाम होगा यूपी कांस्टेबल का, उसमें से आपको जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भूगोल से, वो आपको इसी बुक से इन्हीं 94 क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा और मैं इन क्वेश्चनों का दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन भी दोस्तों डिस्कस करवा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का भूगोल जो चैप्टर है दोस्तों पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। भूगोल आपका दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज के इस मैराथन क्लास में भूगोल आपका दोस्तों पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा।
चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा तो एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देख लीजिएगा। भूगोल की अभी तक हमारी जितनी भी क्लासें हुई हैं, तो चलिएगा इसका आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है दोस्तों नमकीन नदी। यानी कि दोस्तों भाई कौन सी नदी है जिसको लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों नमकीन नदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका लूनी नदी। कौन सी, लूनी नदी या लूनी नदी। तो आप लवणावरी से याद रख सकते हो, ला और ला से, तो ला और ला को मिला के आपको बना देना है लूनी। तो आप इससे याद रख सकते हो। तो लवणावरी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नमकीन नदी, जिसको आपके लूनी नदी को कहा जाता है, और लूनी नदी का ही नाम है लवणावरी। क्लियर। चलिए, तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है कोंगका, खारदोग, लिपुलेख या दोस्तों लनक दर्रा। ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लिपुलेख दर्रा। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। लिपुलेख दर्रा जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट ई, जिसे भारत के मानक में रेडियन के रूप में चुना गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़ और दोस्तों हमीरपुर। तो बताएंगे सभी पर दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो वो दोस्तों है आपका मानक जो रेडियन है वो आपका दोस्तों इलाहाबाद से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और हमने अभी आपको बताया था कि कच्छ का रण कहाँ पर अवस्थित है। सभी को पता है कच्छ एक जिला है जो कि दोस्तों थार के रेगिस्तान स्थित है, जो कि कच्छ का जिला आपके गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसएससी के सभी एग्जामों में पूछा गया है, और आपके यूपी पुलिस में 2020 में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में लोसूंग या दोस्तों लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, और यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। मैंने अभी आपको बताया कि लोसांग जो है ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है, और लोसांग ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम का दोस्तों यह एक प्रमुख त्यौहार है जो कि प्रत्येक साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इसमें से आपको दोस्तों महीने भी याद रख लेना, कभी कभी पूछ देता है कि बताइए लोसांग सिक्किम का प्रमुख त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो आपको बताना है दिसंबर महीने में। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता। दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का एक मीटर होता है जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन को बस पढ़ना और आराम से दोस्तों क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और आपकी यूपी पुलिस में देखिए 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न आपके यूपी कांस्टेबल में आए हुए हैं, और यहाँ से भी आने वाली परीक्षा में आपको फिर से यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा है, हाइग्रोमीटर होता है। लैक्टोमीटर सभी को पता है, यह दूध की शुद्धता को बताता है लैक्टोमीटर। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। अर्जेंटीना की राजधानी, देखिए आपका कोई भी एग्जाम हो, आपके यूपी कांस्टेबल में भी दोस्तों एक राजधानी आई थी, और इस बार भी दोस्तों आपके फिर से आपके री एग्जाम में भी दोस्तों एक राजधानी आपसे पूछी जाएगी कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ब्रुसेल्स, बहरीन या दोस्तों बोत्सवाना। तो सभी को पता है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों, कैपिटल ब्यूनस आयर्स। इंडोनेशिया की राजधानी, तो सभी को पता है इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, जकार्ता हो जाएगी। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं। अगला है दोस्तों, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, आपको बस इतना बताना है। तो याद रखिए ये चमोली से हुआ था। कहां से हुआ था दोस्तों, चिपको आंदोलन चमोली से हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है। आपसे दोस्तों पूछा कि कौन सा गलत है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या आपका गुजरात में स्थित है। केवलादेव क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर आपका राजस्थान में है। सरिस्का
आपका राजस्थान में सादरी टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में, तो इसमें से आपको गलत बताना है। तो गलत है दोस्तों आपका सादरी टाइगर रिजर्व, ये आपका दोस्तों राजस्थान में स्थित नहीं है। केवलादेव घाना राजस्थान है, रणथंभौर राजस्थान है, सरिस्का भी आपका राजस्थान है, लेकिन सादरी टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है, बिल्कुल सही है। जैसे दो भागों में विभाजित किया गया, जैसे कच्छ का रण ग्रेट रण या JRK और लिटिल रण ऑफ कच्छ LRK के नाम से जाना जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल आपका सही है। पहला दोस्तों कैसा है, बिल्कुल सही है। भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है। इसे क्षेत्र को घुड़खर अभयारण्य घोषित किया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 49-53.70 वर्ग किलोमीटर है। ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सही है और दूसरा गलत है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे दोस्तों, इसमें फर्स्ट और सेकंड इसके दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी अभी कच्छ के ही छोटे रण में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, कच्छ के ही छोटे रण में स्थित है, जो कि घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया इसे। और इसका जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो 49.53 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका फर्स्ट भी सही है, दो भी सही है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी, अभी हम आपको बताए थे थ्योरी में कि पीतल नगरी किसे कहते हैं, मुरादाबाद को। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला है दोस्तों फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय में, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता है कि कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन को बस आपको पढ़ना है, कांच की चूड़ियों के लिए। अगला आता है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो चित्रकूट जलप्रपात आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है, चित्रकूट, यहाँ पर चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट पूछा गया है। चित्रकूट जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। वेनेजुएला की दोस्तों आपसे राजधानी पूछा है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी काराकास है। कहाँ है, काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। रेडियोधर्मी धातु आपसे पूछा है, जैसे आपका थोरियम है। कौन सा दोस्तों, थोरियम हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, कैप्री, इबिसा, तस्मानिया या रोइस। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों तस्मानिया। तस्मानिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय राज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है पूछा है, तो वो है दोस्तों आपका नवसारी। नवसारी एक शहर है जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है दोस्तों एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार या मुखौटा। बहुत बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और खासतौर यूपी के एग्जाम में ही पूछा गया है। तो वो है दोस्तों आपका अवतार, याद रखिएगा। अवतार है जो कि फोरम, सामाजिक एक छवि के रूप में नेटवर्क ऑनलाइन व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किन देशों के निकटतम है। निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है आपसे पूछा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के निकटतम है। ऑप्शन है बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या दोस्तों नेपाल। तो यह दोस्तों आपके किसके मध्य है, ये आपके इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। इंडोनेशिया के दोस्तों निकटतम स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्यूनस आयर्स, अभी हम आपको बताए थे कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। ऑप्शन है आप लोगों के बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। हमने अभी आपको बताया ना अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या थी दोस्तों, ब्यूनस आयर्स। अगला है राष्ट्रीय उद्यान में से सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। हमने आपको बताया था, जो भी अभी हमने आपको बताया था ना, काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यूपी कांस्टेबल के 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया है। इम्फाल, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो राजधानी कहाँ की है, इम्फाल, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फाल हो जाएगी। सिक्किम की राजधानी क्या होगी, सभी लोग बताएंगे, गंगटोक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। कर्क रेखा से दूर स्थित जो शहर है वो है आपका अगरतला। कौन सा हो जाएगा, अगरतला। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव। मैंने आपको बताया था कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपको बताया था नागालैंड।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? एक दोस्तों महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्योहार है जिसका नाम है पोला, जिसमें दोस्तों किस जानवर की पूरा पूजा की जाती है? तो याद रखिएगा इसमें वृषभ की दोस्तों पूजा की जाती है, वृषभ की, जो कि महाराष्ट्र में दोस्तों यह त्यौहार मनाया जाता है। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। माघ मेला सभी को पता है मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन दोस्तों यह शुरू होता है। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? सभी लोग जानते हैं, टमाटर, पत्थर, दूध, डंडे। किसके साथ खेली जाती है? डंडे के साथ खेली जाती है। बिल्कुल शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काम्पिल मेला। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपी एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? काम्पिल मेला, काम्पिल मेला बताना है कि किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एक दिवस आपको रट लेना है, बिल्कुल एक दिवस आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाना है। अगला है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो सर्वाधिक वनों वाला क्षेत्र मैंने आपको कौन सा बताया था? मध्य प्रदेश। जो लोग ऑप्शन डी दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है, मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। यदि आपने थ्योरी क्लासेस को अच्छे से समझ लिया ना, तो इन बहुविकल्पी क्वेश्चनों के आप आंसर बिल्कुल दोस्तों आसान भाषा में देख सकते हैं। प्योंगयांग, तो प्योंगयांग दोस्तों ये राजधानी सभी को पता है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, उनकी राजधानी है प्योंगयांग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? मिनेसोटा, अटलांटा, लुइजियाना, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क तो आपका अमेरिका का ही है, लेकिन हमसे पूछा अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो देखिए मिनेसोटा भी अमेरिका का है, लुइजियाना, लेकिन दोस्तों अटलांटा है, ये अमेरिका का नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है। अगला है दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? महल भाषा बोलते हैं, हिंदी, बंगाली या तमिल। तो जो लोग ऑप्शन बी दिए हैं महल, तो बिल्कुल सही आंसर है। मलयालम के अलावा दोस्तों दूसरी भाषा वो महल बोल लेते हैं। महल दोस्तों एक आपकी भाषा का नाम है, जो कि लक्षद्वीप के लोग दोस्तों बोलते हैं। बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम या केरल। तो ये दोस्तों आपका है राजस्थान। बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। उत्तर प्रदेश में किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है? बहुत ही शानदार है, आपके ये यूपी जीके का एक शानदार क्वेश्चन है कि बताइए कि कैलाश मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपका, आगरा में आयोजित किया जाता है। कैलाश मेला कहाँ पर आयोजित होता है? आगरा में। ये 2019 उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपसे पूछी गई, बताएंगे शारदा नहर है। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को हम क्या कहते हैं? मौजूद जलसंधि को क्या कहते हैं? पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आपकी परीक्षा रद्द हुई है, यह आपको 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पाक जलडमरू मध्य से भी क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन हैं जो कि यूपी कांस्टेबल से रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य की किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? आपसे पूछा है नहीं करती है, तो वो है दोस्तों आपकी अलास्का। अलास्का जो है दोस्तों ये आपकी सीमा संयुक्त राज्य से किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। देखिए मैंने आपको बताया कि दूसरा दुनिया का तीसरा पूछा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो पहला आपका कौन सा है? पहले तो आपका चाइना था, लेकिन अब कौन हो गया प्रेजेंट में? भारत। भारत के बाद दूसरा आता है चाइना, और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन सी बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? एक अमीरात जो है वो नहीं है, तो वो है आपका दोस्तों मस्कट। मस्कट जो है दोस्तों वो नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? आपसे दोस्तों बहरीन की राजधानी पूछी है। अंकारा, दोहा, बैरूत या दोस्तों मनामा। तो याद रखिएगा मनामा जो है ये दोस्तों बहरीन की राजधानी है,
मनामा। बहरीन की राजधानी क्या हो जाएगी? मनामा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुजरात। गुजरात से संबंधित है। लावड़ी, लावड़ी हमने आपको कहाँ का बताया था? लावड़ी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका महाराष्ट्र का है। लावड़ी हुआ, तमाशा हुआ, ये कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन के अवैध बना दिया था? तो दोस्तों पर्यटन को अवैध घोषित कर दिया गया है, तो वो है दोस्तों आपका सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप है जो कि आपके अवैध बना दिया गया भारत सरकार के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देखिए मैंने आपको बताया ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। तो आपसे पूछा है किस एक द्वीप पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या दोस्तों माही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, माही नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? यूपी जीके का एक शानदार क्वेश्चन है कि पूर्व का ग्रासे किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों कन्नौज को। इत्र नगरी कन्नौज को ही कहा जाता है और पूर्व का ग्रासे भी हम दोस्तों कन्नौज को कहते हैं। अगला है, किस पड़ोसी देश का लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो सभी लोग बताएंगे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? तो ड्रैगन के नाम से भूटान को जाना जाता है। किसे? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, भूटान। गोदावरी, भूटान की राजधानी बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगी? थिम्पू, और वहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? नगोल्ट्रम। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। गोदावरी नदी का उद्भव स्थल कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से दोस्तों यह इसका उद्भव स्थल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो आपकी वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है। तो जो लोग ऑप्शन सी बताएं प्रयागराज, इलाहाबाद, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, इलाहाबाद की जनसंख्या सर्वाधिक ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हमने अभी आपको बताया था कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट लोहोत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी या माउंट कंचनजंगा? तो कौन सी हो जाएगी? माउंट कंचनजंगा, जो कि हिमालय की तीसरे सबसे बड़ी शिखर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? तो सभी को पता है कि जब कि किसी चीज़ का विलय होता है, लुप्त हो जाती है, तो दोस्तों वो आपके रेड डाटा बुक के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी कि खतरे का सूचक हमें देती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जानवरों और वनस्पतियों और कवकों की क्या हो रही है? लुप्त हो रही हैं, इनकी प्रजातियाँ लुप्त हो रही है, तो दोस्तों ये रेड डाटा बुक के अंतर्गत आएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? अभी हम आपको बताए थे कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपजाऊ होती है। यदि आप क्लास को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक यदि आप क्लास को देख रहे हैं, शुरू से लेकर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग हमारी क्लास को दोस्तों 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास हो चुके हैं, और यदि अभी आप तक शुरू से हमारी क्लास में जुड़े हैं, तो आप इन प्रश्नों को दोस्तों आप आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे। हमने आपको बताया था कि कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी बहुत ही दोस्तों ज़्यादा उपयोगी होती है। लाल मिट्टी क्यों होती है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ये भी हमने आपको बताया था, क्योंकि उसमें दोस्तों लोहा अयस्क की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, और जलोढ़ मिट्टी आपके बांगर और खादर होती है। बांगर और खादर में क्या अंतर होता है, ये भी हमने आपको बताया था कि बांगर जो मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी भी हमने आपको बताया था, जो कि चाय की खेती के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ है। और लाल मिट्टी आपके किन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी का उत्पादन होता है, या उत्पादन के लाल मिट्टी पाई जाती है। वहाँ की दोस्तों प्राकृतिक मिट्टी ही है लाल मिट्टी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, ये भी हमने आपको बताया था बॉक्साइट उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता होता है? देखिए, उच्चतम क्वालिटी का कोयला मैंने आपको बताया था, जो एक सबसे नंबर 1 क्वालिटी का होता है, तो वो मैंने आपको बताया था एंथ्रेसाइट। यदि घटिया क्वालिटी का कोयला पूछा जाए तो वो आपका आता है लिग्नाइट। लेकिन आपसे पूछा उच्चतम और श्रेष्ठ क्वालिटी का, उच्चतम गुणवत्ता वाला, तो वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। मैंने आपको जो जो क्वेश्चन बताए थे वो सारे क्वेश्चन देखिए आपकी यूपी कांस्टेबल के लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिक्का, चिमटा या दोस्तों खड़ताल? तो वो होता है दोस्तों आपका चिक्का, जो कि लकड़ियों से बना हुआ आता है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये आपके यूपी कांस्टेबल में तो पूछा ही गया 2019 में, और 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी दोस्तों यह क्वेश्चन आया था, जो कि पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। फसल कटाई के समय बुंदेलखंड का कौन सा क्षेत्र में नृत्य किया जाता है? तो वो आपका सहरा। सहरा एक नृत्य है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का है, जो कि फसल कटाई के समय किया जाता है। यूपी जीके का एक शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया या फिर दोस्तों आपका चैती या कजरी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कजरी। कजरी आपके बरसात के समय गाए जाते हैं। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फावड़ा। फावड़ा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, तो वो है दोस्तों आपका आंत्र ज्वर, जो कि बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करता है? सीमाएं साझा करता है पूछा गया है, कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ? तो वो है आपका एक ही देश है। एक देश जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और 8 राज्य सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। तो राज्य कौन सा है वो आपका देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं पूछा जाए तो आपको बताना है 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। अगला आता है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ये तो सभी लोग आंसर दे सकते हैं। इसे हम कहते हैं रोपड़ खेती। काफ़ी लोग सी बता रहे हैं झूम खेती। झूम खेती नहीं है, ये आपकी है दोस्तों रोपड़ खेती। गुलाबी गैंग के संस्थापक उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो कि महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है, तो वह कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका संपत पाल देवी। संपत पाल देवी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था ना कि काली मिट्टी को दोस्तों क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। बांगर मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं, तो ये होगा नहीं, ह्यूमरस होगा नहीं और क्रिस्टली होगा नहीं, तो कौन है? रेगुर मिट्टी को हम दोस्तों काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सभी को पता है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से पूछा जाए तो महोबा हमेशा याद रखिएगा। महोबा आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अगला आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 7.33%। 7.33% है जो कि आपके कुल क्षेत्रफल का, उत्तर प्रदेश पूरे देश के क्षेत्रफल का भाग है। अगला है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया या दोस्तों लंगोरिया? ये बुंदेलखंड का दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा आल्हा। आल्हा कहाँ का है दोस्तों लोकगीत? ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। निम्न में से कौन सी नदी भारत के ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शारदा नदी। सादरा लिखा है इसका सही नाम है दोस्तों शारदा। अगला है दोस्तों 1869 में किस नहर के खुलने से भारत में यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम और हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर के खुलने से भारत में यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर से कम हो गई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, फटाफट दोस्तों जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है हमसे पूछा है दोस्तों, वो है आपकी कल्याणी नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है और उत्तर प्रदेश के वह किस जिले में पाई जाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, आपके दोस्तों याद रखना, ये जौनपुर में पाई जाती है। जहाँ पर दोस्तों पोटास की कमी है तो जौनपुर में यह मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 77। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। चंदौली, औरैया, महोबा या दोस्तों एटा। देखिए वही क्वेश्चन आया ना कि बुंदेलखंड क्षेत्र का, तो मैंने आपको बताया ना महोबा, आप याद रख लीजिए, महोबा है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है सीरिया की राजधानी। सीरिया की राजधानी दोस्तों आप लोगों से पूछिए तो सभी को पता होगा दमिश्क। दमिश्क की सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी, दमिश्क। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या दोस्तों सोमालिया। तो याद रखिएगा नाइजीरिया जो है दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, क्यूबा, कनाडा, हैती या दोस्तों जमैका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कनाडा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कनाडा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है पूछा है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या दोस्तों गोदावरी। तो याद रखिए नर्मदा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ये गिरती कहाँ है, ये अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला है एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैंने आपको बताया था ना पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। कौन है दोस्तों, सऊदी अरब है जो कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य पूछा है दोस्तों, असम। असम हो जाएगा, असम का डिगबोई। याद रखिएगा सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम, डिगबोई। अगला है दोस्तों भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज तो हो जाता है लेकिन कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को हम क्या कहते हैं। अंतर्जलीय, बारिश का पानी, तालाब या एक्वीफर। इसको याद हम बोलते हैं दोस्तों बारिश का पानी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक जिला एक उत्पाद। आप जानते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना, वन प्रोडक्ट योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखिएगा हस्त निर्मित कागज के लिए जालौन को जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना, ओडीओपी। ओडीओपी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के साथ एक देश है जो सीमा साझा करता है, वो नेपाल है और 8 राज्य हैं। तो आपको बताना है किस 8 राज्यों में से वह राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा वो है आपका महाराजगंज। महाराजगंज वो है जो कि आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी आपसे पूछा गया है तो अम्मान। अम्मान किसकी राजधानी है, जॉर्डन की। निम्नलिखित में से मंगोलिया की मुद्रा। मंगोलिया की दोस्तों आपसे मुद्रा पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट भी हुआ है। तो याद रखिएगा तोग रोग। तोग रोग जो है ये दोस्तों मंगोलिया की मुद्रा है। अगला है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका इंडोनेशिया। कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो वो है दोस्तों आपका ब्राज़ील। कौन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या दोस्तों कावेरी। तो याद रखिए वो है आपकी तो उसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। कौन हो जाएगी दोस्तों, गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, गोदावरी। अगला है लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, बेरूत या दोस्तों त्रिपोली। तो याद रखिएगा लेबनान की राजधानी है, बस आपको बेरूत याद रखना है। बेरूत दोस्तों किसकी राजधानी है, लेबनान की राजधानी है। आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दक्षिणी अमेरिका का, तो दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों वह कौन सा देश है जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो याद रखिए वो है आपका ब्राज़ील। यह आपके दक्षिणी अमेरिका का देश है ब्राज़ील जो कि सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ओडीओपी का क्वेश्चन है, काला नमक चावल को किस उत्तर प्रदेश के किस जिले के रूप में चुना गया है, यानी काला नमक चावल के रूप में किस जिले को जाना जाता है। तो वो हो जाएगा आपका सिद्धार्थनगर। तो याद रखिएगा काला नमक चावल
किसके लिए जाना जाता है, ओडीओपी में यह आपके सिद्धार्थनगर को जाना जाता है। और ओडीओपी में हस्त निर्मित कागज के लिए किसे जाना जाता है, अभी हमने आपको बताया था जालौन को जाना जाता है। क्लियर, चलिएगा यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये था दोस्तों हमारा भूगोल का एक चैप्टर जो कि हमने दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट होता है। आपको एक बार चैप्टर दिखा देते हैं। अगला जो चैप्टर है वो हमारा है दोस्तों साइंस। अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों साइंस का। अभी तक हमारे दोस्तों 4 चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। इस RWUPP की सामान्य ज्ञान की बुक में हमने दोस्तों 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये यहाँ तक कि आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी दोस्तों। चलिएगा, तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमने दोस्तों आपके भूगोल को दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे सामान्य विज्ञान की। आप लोगों के लिए ऐसे ही दोस्तों मैराथन क्लासें लाएंगे दोस्तों, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की, जिससे जितनी जल्दी हो सके आप लोगों की जो आपका री एग्ज़ाम है दोस्तों, आपका लगभग 3 महीने के बाद आप लोगों से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो 3 महीने से पहले पहले आपकी ये दोस्तों कंप्लीट दोस्तों तैयारी करवा देंगे आप लोगों के लिए। और इसका बार बार रिवीजन भी करते रहिएगा। वीडियो को दोस्तों जो हमारी पिछली क्लास हो चुकी है उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा, उनका रिवीजन करते जाइएगा। और बाकी आगे की जो क्लास हैं वो आपको दोस्तों कंटिन्यू दोस्तों आपको मिलेंगी। तो चलिएगा दोस्तों, कल की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान में हमारा जो चैप्टर रहेगा, सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स के उसमें वही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके स्पेशल यूपी कांस्टेबल के लिए ही बनाए गए हैं। उसमें कुछ खास ज़्यादा फिजिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल लेवल का ही इसमें फिजिक्स दिया गया है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोगों को तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और हमारी दोस्तों आप लोगों को बता दें, खाकी बैच आपका वास्ते स्टार्ट हो गया है, जो कि आपको रोजाना समय 8 बजे रहता है। और आपको जीएस निधि की जो क्लास है वो आज नहीं हो पाई है, तो जीएस निधि की क्लास आपको कल से मिल जाएगी। कल से शाम को 7 बजे आपको जीएस निधि की क्लास में जुड़ना है। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीपीओ एमटीएस सीजीएल जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो बुक आपके एसएससी के लिए स्पेशल वो बुक बनाई गई है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको एसएससी के लिए देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपको यूपी कांस्टेबल के लिए या इस बुक से देखने को मिले हैं, वैसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको उस बुक से भी देखने को एसएससी के एग्जाम में मिलेंगे। तो उस क्लास में जरूर जुड़िएगा। ऑब्जेक्टिव वाइज बुक है, साथ में उसके थ्योरी भी पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी दोस्तों हम आपको पेज बाई पेज कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आपको जीएस निधि वाली भी क्लास में जरूर जुड़ना है और इस क्लास में भी जुड़ना है। तो दोनों क्लास आपकी, एक 7 से 8 और दूसरी क्लास आपकी 8 से 9 बजे तक चलने वाली है। तो चलेगा दोस्तों, क्लास कैसी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।